गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा की तैयारी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अंत तक बने रहेंगे, शानदार डिस्कशन होगा और ये वीडियो बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके अलावा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों, इस सेशन की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधी जो प्रावधान है वह किस जगह पे इसका शेयर किया गया है, क्या चीज़ में इसका प्रावधान किया गया है। तो साथियों, इसे ऑप्शन ए में जो कह रहा है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि इसमें और साथ ही साथ मूल कर्तव्यों में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए में कह रहा है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व और केवल बी कह रहा है केवल मूल कर्तव्यों में। तो आपका दोनों को दोनों हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे आंसर। प्रश्न 2 में कह रहा है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो साथियों, ऐसा कब होता है? जब संविधान असाधारण परिस्थिति में ऐसा कंडीशन आ जाता है तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्य का निर्वहन करना पड़ता है। तो यह किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 160 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि भारतीय नयाचार कहिए या नवाचार कहिए, उस प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है। तो यह जो नया है भारतीय नवाचार, यह प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले स्थान पर बात की जाए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है उप प्रधानमंत्री, बी में कह रहा है भूतपूर्व राष्ट्रपति और ऑप्शन सी कह रहा है कि अपने राज्य में राज्यपाल। तो साथियों, यह जो नया नवाचार प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सबसे पहले जो है अपने राज्य में राज्यपाल जो होगा वह पहले स्थान पर होगा। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है, के.एम. मुंशी ने कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की यह जन्म कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री दिया जा रहा है जिनका नाम देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल क्या रहा है, उसके क्रम में इन्हें क्रमबद्ध करना है या मैच करना है। तो चलिए बात करते हैं। यह इधर आपका 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और इधर ऑप्शन ए बी सी डी ई दे रखा है। तो ऑप्शन ए से मिलाते हैं। ठीक है, 1999 से 2004 तक की कार्यकाल की बात की जाए तो यह अटल बिहारी के कार्यकाल से इनका संबंध रहा है, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला बात किया जाए ऑप्शन बी में, तो 1989 से 1990 के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल रहा है, यानी कि बी का हो जाएगा 5। ठीक है, फिर अगर बात किया जाए 1990 से 91 के दौरान, उस समय चंद्रशेखर सर का कार्यकाल था, यानी कि ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1990 से 91 के दौरान चंद्रशेखर जी थे। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1996 से और 1997 तक की बात किया जाए तो यह देवगौड़ा का कार्यकाल रहा है, यानी कि यहाँ से डी का 1 कर देते हैं, डी का 1। फिर अगर बात किया जाए 1997 से 98, तो यह टाइम पीरियड जो था वह इंद्र कुमार गुजराल का था। तो चलिए साथियों, देखते हैं ऑप्शन कौन सा आपका राइट बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि ए का थर्ड की बात करें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात किया जाए बी का, तो बी का हमने मिलाया है 5 के साथ, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंततः स्थापित किया गया है। तो ऐसा किस में कहा गया है?
तो साथियों 15वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान है, ऐसा किया गया है कि ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करती है। तो यह 15वां संविधान संशोधन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। तो यह है साथियों स्पेन। ठीक है, यह 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। थीम कंट्री के रूप में स्पेन को रिप्रेजेंट किया गया है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। देखिए, यह 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा और इसका कौन सा संस्करण होगा। तो साथियों इसका 5वां संस्करण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। तो इस मिशन का नाम है, यह नासा के द्वारा किया गया है, इसका नाम है आर्टेमिस 1। ठीक है, और भारत का क्या है चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3। प्रश्न 11 में कह रहा है कि किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो यह अभय कुमार हैं। ठीक है, जिन्हें ये एक भारतीय कवि हैं। इस राजनायिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है, अभय कुमार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्नों को आसानी से समझेंगे, आराम से समझेंगे और उसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और साथियों इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। इसके अलावा अगर पहली बार इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसे मनाने की घोषणा 15 नवंबर को किया गया है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो साथियों इसकी आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। कौन सा किया जा रहा है, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो यह उड़ीसा राज्य के द्वारा यह अपने जग मिशन के लिए यह वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वह उड़ीसा राज्य को, उड़ीसा राज्य ने ही जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। जहाँ पे मोबाइल गेमर्स सबसे ज़्यादा है, तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर उभरा है। तो वह है साथियों उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन हैं। तो इसे एंड्रू एस बिस्ट के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक को जो कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है उन पर आधारित यह पुस्तक है, जिन्हें एंड्रू एस बिस्ट ने लिखा है। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना, ठीक है, ये छाता स्कीम है, वह लॉन्च किया है या यह योजना लाया है। तो यह उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है छाता योजना। प्रश्न 18 में कह रहा है कि कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। फिर से समझेंगे, यह बोल रहा है कि 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा। तो साथियों यह जो है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के द्वारा यह 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का आयोजन किया जाएगा और यह उसका 23वां संस्करण होगा। प्रश्न 19 में कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है। तो यह ITBP के द्वारा बनाया गया है, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। प्रश्न 20 में कह रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सुरिंदर चावला है, जिन्हें पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो इसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, पहला सरस आजीविका मेला। प्रश्न 22 में कह रहा है कि अमोनिया में N और H यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान अनुपात क्या होते हैं? यानी कि हमेशा एक ही टाइप का रहता है और वो होता है 14:3। नाइट्रोजन 14 रहता है और हाइड्रोजन का अनुपात 3 रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आपका फोटोन हो गया। ठीक है, फोटोन है जो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे न्यूट्रॉन बताना है कितना है, प्रोटॉन कितना है और इलेक्ट्रॉन कितना है। तो साथियों द्रव्यमान जब भी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप तो जानते ही हैं, उसको ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना हो चुका है 19। तो जाहिर सी बात इसमें 10 ऐड हुआ होगा द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आपका क्या चीज़ हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, 9 प्रोटॉन होगा, 9 इलेक्ट्रॉन होगा और 10 आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 में कह रहा है कि रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यानी कि पेयजल को शुद्ध बनाने के लिए, यानी कि जीवों से, सूक्ष्म जीवों से उसे क्या बोलते हैं, वेरीफाई करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो साथियों CaOCl2 मिलाया जाता है, इसमें मिक्स किया जाता है ताकि वाटर पीने योग्य हो सके। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है कार्बन तिथि निर्धारण के लिए? तो साथियों केवल आपका C614 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका यूज किया जाता है। कार्बन क्या होता है, समस्थानिक का प्रयुक्त होता है कार्बन तिथि निर्धारण करने के लिए। प्रश्न 26 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? इसमें से कौन सा घोल है वह बिजली का चालक नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन आपका बी में लिख रहा है साथियों कि ग्लूकोज का घोल, इसमें यह बिजली का चालक नहीं है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल और स्टीरिक एसिड घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल, इसमें बिजली का चालक होता है। यानी कि इसमें बिजली सुचालक होता है, बिजली सुचारू रूप से इसमें एक्टिव रहती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसके लिए आपको बेकिंग सोडा यूजफुल होता है, पेन से रिलीफ देने के लिए, सूजन से रिलीफ देने के लिए। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यह कैल्शियम यौगिक है ना, जो पसीना रोधी पदार्थ होता है उसमें कैल्शियम यौगिक पाया जाता है। प्रश्न 29 में कह रहा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। एक बार फिर से समझ लेंगे, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो आप जानते हैं न्यूटन, तो यहाँ पे आंसर होगा ही, ये आपका गलत है और यहाँ पे आपका 1 मीटर होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। प्रश्न 30 में कह रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण यह क्या है? इसमें से गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो यह है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने के दौरान इस फॉर्मूला का यूज भी होता है। तो S बराबर ut प्लस हाफ AT², इसका हो जाएगा गतिज का द्वितीय समीकरण। प्रश्न 31 में कह रहा है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे दाब कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र जो होता है उसे दाब के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 32 में कह रहा है क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। पूछा जा रहा है साथियों कि क्रायोजेनिक है वह किसे दर्शाता है? कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। तो यह किसे दर्शाता है? तो यह कम तापमान को दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन आपका केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 में कह रहा है कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसमें क्या होता है? विचलन कोण डैश होगा। इसमें विचलन कोण क्या होगा साथियों? जब प्रकाश का
और वर्ण विक्षेपण होगा, यानी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे ना, तो उसमें वर्ण क्या होता है, विक्षेपण मतलब वर्ण अलग अलग भागों में खंडित हो जाता है, उसका मतलब आपका अलग अलग प्रकाश दिखाई देगा प्रिज्म से होकर जब उसे गुजारा जाएगा। तो उसमें पूछा गया है कि विचलन कोण क्या होगा, तो वह तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उल्टा होगा, रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, क्या चीज़ जोड़ते हैं, तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए। प्रश्न 35 में कह रहा है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा। जब आप अधिक कीटनाशकों का यूज करेंगे तो क्या होता है, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, वैसे तो सारे के सारे होते हैं। तो अत्यधिक इस्तेमाल से साथियों होगा क्या, तो जल प्रदूषण होगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होना नहीं है, वायु प्रदूषण होना नहीं, जल प्रदूषण अधिक होगा, क्योंकि वह क्या होगा, भूमि के माध्यम से नीचे रिस कर जाती है और जल इससे प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, नॉन ली संरक्षण उत्पादन, नॉन ली जो है वह संरक्षण उत्पन्न होता है, तो यह क्या चीज़ से उत्पन्न होता है, तो फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। यह नॉन ली संरक्षण उत्पन्न जो होता है वह फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है। इसमें से जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा जो है वह जल प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वह जल प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 39 में कह रहा है कि अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था, किसके द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा समर्थन किया गया था, तो यह एडम स्मिथ थे, रिकार्डो, JK गेलब्रेथ, यानी कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है एडम स्मिथ, रिकार्डो और JK गेलब्रेथ। ये सब क्या थे साथियों, कि बाजार अर्थव्यवस्था जो था उसके प्रबल समर्थक हुआ करते थे। प्रश्न 40 में कह रहा है कि भारतीय रुपये को मार्च 1944 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, तो इसे चालू खाते में तब्दील कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि करेंट अकाउंट जिसको बोलते हैं, करेंट अकाउंट बोलते हैं, अधिकतर बिजनेसमैन के द्वारा इसे खोला जाता है। प्रश्न 41 में कह रहा है कि निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसमें से बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, एंथ्रोसाइट कोयला है और ग्रेफाइट है। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वह अवसादी चट्टान का इसमें से उदाहरण है, तो लिग्नाइट कोयला जो है वह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप गौर करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों से क्या होता है कि नहीं छूट जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ऐसा पढ़ लिया जाता है। तो इसमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। बात किया जाए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान का केंद्र जो है वह भी हैदराबाद में है, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात किया जाए तो इसका लखनऊ में नहीं है, यानी कि ये आपका डी जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 43 में क्या कह रहा है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। यह वॉकर कप जो है उसका संबंध गोल्फ से है। प्रश्न 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको गलत बताना है कौन सा। तो वाटर फ्रेम की बात किया जाए तो यह रिचर्ड आर्कराइट है, तो ये आपका सही है। पावर लूम की बात जाए तो यह जेम्स हारग्रीव्स, ये आपका सुमेलित नहीं है। वास्प इंजन की बात किया जाए तो इसको जेम्स वाट ने इसका आविष्कार किया था, और सेफ्टी लैम्प की जिस जानते हैं हैम्फ्री डम्बी, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, लेकिन पावर लूम का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स से, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 में कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की थी। तो इसी रसमाला की रचना सोमेश्वर साहब ने की थी, सोमेश्वर जी ने इसकी रचना की थी। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वर्गीज कुरियन है, जिन्होंने श्वेत क्रांति का प्रतिपादन किया था, उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न संख्या भारत के लिहाज से बात किया जाए तो और बेहतर है। प्रश्न संख्या 47 की बात किया जाए कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो कुल मिला के 6 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियाँ हैं। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह ढकनी जो है साथियों वह एक लोक नृत्य है और यह जो है गोवा का राजकीय नृत्य है, राज्य का नृत्य है। प्रश्न 49 में कह रहा है निम्न में से लोही, यह जो लोही है वह किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, तो लोही जो है वह एक भेड़ की प्रजाति है, भेड़ का नस्ल है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा दूध देती है। बात किया जाए इनिएक की यानी प्रश्न संख्या 50 की, तो पूछा जा रहा है कि इनिएक ENIAC उसका पूर्ण रूप क्या है, तो साथियों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका पूर्ण रूप है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रश्न संख्या 51 की बात किया जाए तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि क्या किया गया है कि संविधान का एक आर्टिकल है जो कि न्यायालय के द्वारा संसद की जो कार्यवाही होती है उसकी जांच को प्रतिबंधित किया गया है, आप उसका जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 122 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि न्यायालयों की जांच जो है वो संसद की कार्यवाहियों की जांच करना न्यायालयों के द्वारा ऐसा प्रतिबंधित किया है, न्यायालय जांच नहीं कर सकती है संसद की कार्यवाहियों पर। प्रश्न 52 में कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य कौन सी निकाय भाग लेगी, विधानसभा, विधान परिषद, नगरपालिका, पंचायती राज, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है इसमें भाग लेगी, तो साथियों इसमें विधानसभा और विधान परिषद। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी इसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी और विधानसभा और विधान परिषद जो है उसमें जो है उस कार्य होगी उस निकाय में भाग लेगी। प्रश्न संख्या 53 नंबर प्रश्न से पहले इसका आंसर दे दें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। साथियों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और मैं इस वीडियो को इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे और बेहतर तरीके से फिर उसके बाद और बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। तो यह जो है आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। पूछा जा रहा है कि जिसमें से जो समिति है उसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो लोक लेखा समिति में होता है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पे जो आपका गलत है उसे आपको फाइंड करना है। अब देखिए बात किया जाए अम्मान की, तो अम्मान का तो ये जॉर्डन आपका सही है। बिश्केक की बात की जाए तो यह तजाकिस्तान, ये आपका गलत सुमेलित है। उलन बटोर की बात किया जाए तो मंगोलिया, और सनाइया की बात किया जाए तो ये यमन, यानी कि ऑप्शन बी आपका गलत है, बी आपका गलत आंसर है। प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, यानी कि स्थल अवरुद्ध का मतलब वहाँ पे स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, स्थल अवरुद्ध कहता है तो जहाँ पे स्थल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया जो है वो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, वहाँ पर स्थल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 की बात किया जाए तो दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, तो उसे क्या नाम से जानते हैं, तो उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में कई परीक्षाओं में इसे प्रश्न को पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है सौर मंडल का। 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो साथियों ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा एक योजना के तहत इसे किया गया था, यह एक अध्यारोपित सीमा है जिसे
खींच दिया गया था। ठीक है, मिस्टर डुरंट ने एक लाइन खींच दी थी, उसके बाद से क्या हुआ था, इसे एक सीमा रेखा के रूप में मान लिया गया, तो यह एक अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महादेव पहाड़िया भाग है। महादेव पहाड़िया किसकी भाग है, तो यह सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, सतपुड़ा का भाग है महादेव पहाड़िया। प्रश्न 60 में कह रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो लक्षद्वीप में कुल मिला के 36 द्वीप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 की बात करें तो 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। यमुना और सोन के बीच जल को विभाजन करने का काम करती है, ऐसा प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा कैमूर की श्रेणी। ठीक है, यह क्या करता है कि यमुना और सोन के बीच जल को विभाजित करने का, अलग करने का कार्य करती है। प्रश्न संख्या 62 में कह रहा है कि सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 यानी कि प्रदेशों से सुमेलित करना है। किस प्रदेश में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आया करती है अमूमन, उसके संदर्भ में आपको मैच करना है। चलिए तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है बाढ़। तो बाढ़ की बात की जाए तो अधिकतर उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में यह बाढ़ आती है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। अब देखिए ए का थर्ड की बात किया जाए तो सी में 2 से शुरुआत हो रही है, डी में 4 से शुरुआत हो रही है, तो अब आपका बच गया ऑप्शन ए और बी। इसके बाद अलावा बात किया जाए भूकंप की, तो साथियों अधिकतर टाइम भूकंप जो है हिमालय की जो गिरिपाद क्षेत्र होती है वहाँ पर आया करती है, तो यहाँ बी का 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी का 1 दोनों में है। इसके बाद सूखा की बात किया जाए तो सूखा जो है उसका क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है, यानी कि सी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी का 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है चक्रवात। तो चक्रवात जो है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आया करती हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है, अमूमन इन प्रदेशों में यह आया करती हैं, यह प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि भारत में सर्वाधिक अधिक क्षेत्र में यानी कि बृहद क्षेत्र में पाया जाने वाला वन कौन सा है, तो यह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होता है। एक प्रकार होता है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। यह क्या चीज़ के लिए कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई, यहाँ पे सबसे कम ऊंचाई है, तो न्यूनतम ऊंचाई वाला यह क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, फिर भी इतना है कि आपको दिखाई अच्छे तरीके से दे रहा है, तो कंटेंट पे ध्यान देखेंगे। ज़्यादा मैं एडिट करने पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एडिट करने के चक्कर में मेरे से क्या होगा कि कंटेंट सही से रिप्रेजेंट नहीं। मुझे अधिक से अधिक कंटेंट आपके सामने बिहार दरोगा की तैयारी को बेहतर करने के लिए लाना है। कुल मिला के 139 टेस्ट सीरीज़ के अलावा मैं कोशिश करूँगा कि इससे अधिक भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट किए जाए। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65। अब 65 नंबर में कह रहा है, बहुत ही अच्छा लॉजिकल प्रश्न है और आसान प्रश्न है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, 3 कंडीशन है और दिए गए घन के, है ना, संख्या 2 के सामने कौन सी संख्या होगी। अब देखिए आपका आंसर यहीं पे इसी 3 में आपका आंसर ढूंढना है, आपको इसी में छुपा हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि 2 के सामने 4 और 1 तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए 4 कहाँ है, अगर इसमें देखिए इसमें 4 यहाँ पे, अगर इस 4 को इसको लुढ़का दिया जाए, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया जाए, इसको बैठा के ऊपर लाया जाए, तो यह 4 ऊपर आएगा, फिर 1 वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, 4 ऊपर ही रह जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा और 1 वहीं का वहीं रह जाएगा। तो पूछा जा रहा है जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो फिर उसके नीचे कौन सा आएगा। अब देखिए यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है तो यह 6 है, 6 नीचे आएगा, 6 तो इसके नीचे आ जाएगा ना, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66
66 नंबर प्रश्न में कह रहा है, बहुत ही ये भी साधारण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर भी मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ। अभी ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 4/25 है। यदि प्रतिशत ब्याज दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ऑफ पीरियड भी इक्वल हो, तो मूलधन उधार दिए जाने की अवधि ज्ञात करें, यानी कि आप कितने समय के लिए वह मूलधन उधार पर दे रहे हैं, ऐसा आपको यानी कि टाइम निकालना है। बहुत ही साधारण प्रश्न है। चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा था कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या होगा 100, ठीक है, प्रिंसिपल 100 होगा। और एसआई क्या होगा साथियों, वह होगा प्रिंसिपल का यानी कि 100 का 4/25। 25 से 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और यहाँ आपका आ जाएगा एसआई 16। अब क्या कह रहा है कि जो टाइम और रेट होगा ना वो दोनों इक्वल होगा, यानी कि अगर 2 वर्ष टाइम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो टाइम भी 3 वर्ष के लिए होगा। तो चलिए ऐसा ही बराबर फॉर्मूला है जैसा कि आप जानते हैं, P × T × R/100 होता है। अब ऐसा ही आपका कितना है 16 आया है, P आपका 100 है, टाइम और R दोनों को इक्वल मानना है, तो या तो आप T मान ले पूरा का पूरा, इसको भी T इसको भी T, चूँकि बराबर है बोल रहा है इक्वल है, तो मान लेते हैं T × T यानी कि T का स्क्वायर, T × T करेंगे तो T का स्क्वायर ही होगा ना, और बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, T²/16 बच जाएगा आपका, T²/16। तो यहाँ पे T रहेगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। टाइम और रेट दोनों 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है आपका, यहाँ के ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, ठीक है, और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है, ऐसा कंडीशन दे रहा है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये भी साधारण प्रश्न है। अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल तरीके से, कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको रट लेना है, इसका कोई क्लू है, कोई शॉर्टकट फार्मूला, ऐसा नहीं रटना है। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसे और शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, तो मान लेते हैं उसका CP आरंभिक जो है CP वह क्या रहा होगा, तो CP मान लेते हैं उसका X रहा होगा, और बेच कितना रहा है 10% लाभ पर, तो यानी कि यह CP को 110/100 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11x/10, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर उसने इसे 20% कम में ख़रीदा होता, तो मान लेते हैं X है इसका CP और वह क्या करता है 20% कम में, यानी कि 100 - 20 यानी कि 80/100, यह अगर इसका CP होता है, अगर ऐसा कंडीशन होता तो 20 से 4 बार में और 5 4x/5 इसका CP हो जाता, ठीक है, ये CP होता है। कह रहा है ऐसा अगर होता तो 20% कम में खरीदता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचता, 20 रुपये ज़्यादा में बेचता, यानी कि सेलिंग प्राइस वो क्या बोल रहा था कि अभी तो 11x, यहाँ पे साथियों यहाँ पे अभी तो 11x/10 है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होता है 20 रुपया और अधिक हो जाता है। इतना सेलिंग प्राइस ना हो कि 20 रुपया और महंगा बेचता है इसको, 20 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो यह जो है ये टोटल सेलिंग प्राइस अगर ऐसा होता तो 40% का लाभ होता। तो 40% इस वाले कंडीशन में इसी CP पे होगा ना, कोई भी प्रॉफिट CP पे होता है, यानी कि 11x/10 + 20 ये आपका सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो पूछ रहा है, बता रहा है कि क्या होता कि 40% का लाभ होता है, यानी कि इस CP पे यानी कि 4x/5 पे 40%, तो अपने आप में टोटल 100% होता है और 40% और ऐड हो जाएगा तो 40% का लाभ होता। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा और 2 7 जा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे 11x/10, ठीक है, 11x/10 प्लस 20 है ना। और यहाँ पे आपका 7 4 जा 28x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11x/10 20x/25 के उधर जाके माइनस में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 28x/25 उधर ये 11x/10 आ जाएगा, है ना, 10 आ जाएगा जो कि 20 के बराबर होगा। अब 25 और 10 कैल्शियम क्या हो जाएगा 50, 25 दूना 50 यानी कि 28 दूनी 56x, ठीक है। 10 25 50 यानी कि 11 25 55x जो कि 20 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1x बच जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। तो क्या रहा होगा शुरुआती में हो रहा होगा साथियों 1000 रुपया उसका CP रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 1000 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 27 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो साथियों इस कंडीशन में क्या होता है कि आप क्या करेंगे पूरे डेज को देखेंगे कितने कितने डेज का आता है और हर एक सप्ताह हर 7 दिन पर क्या होता है सेम डेट रिपीट हो जाता है। तो आप टोटल डेज को काउंट कर लीजिए। लीप ईयर होगा तो 29, अगर लीप ईयर नहीं तो नॉर्मल फरवरी 28 डेज का होता है। उस सारे को जब ऐड करेंगे वो 7 से क्या हो जाएगा पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि सेम का सेम, यानी कि जैसा दिन है रविवार वो सेम रिपीट हो जाएगा। अगर कोई बैलेंस बचता तो उसके बाद आगे बढ़ते, 2 बचता तो रविवार के बाद सोमवार मंगलवार आता, लेकिन यहाँ पे टोटल का टोटल अब डेज काउंट करेंगे मंथ वाइज तो वो डिवाइड हो जाएगा और इस कंडीशन में आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 50 और 70 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य है तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही साधारण है। आप इसे क्या करेंगे 50 और 70 के बीच जो उन सभी 50 और 70 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए जो 6 से विभाज्य होंगे तो 50 के बाद 51 52 53 6 9 54 तो क्या होंगे 54। फिर उसके बाद क्या होगा 54 6 60, फिर 60 6 66, फिर 66 में 6। इस तरीके के जो नंबर होंगे उस नंबर कितना नंबर आता है 4 नंबर 5 नंबर, अगर 5 नंबर आएंगे तो सबको टोटल करके डिवाइड कर देंगे। अब फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, तो 10 से 45 के जितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी उसको ऐड करके कितना अभाज्य संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ संख्या, यानी वो संख्या जो अभाज्य संख्या होगी। तो 10 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, ठीक है। फिर 38 39 40, फिर 41 है, फिर 41 के बाद फिर 43 है। इन सभी को जोड़ के डिवाइड करके और दोनों का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। बहुत ही आसान होगा, आप कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि 50 और 70 के बीच 6 से विभाज्य, चलिए 6 से विभाज्य 50 52 53 54 55 56, 6 9 54 आता है, 6 8 48 आता है, तो 54 से डिवाइड हो जाएगा, 6 फिर 14 60 डिवाइड हो जाएगा, फिर 66, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे तो 72, तो 72 तो आएगा नहीं, देख लीजिए। 60 के बाद 6 जोड़ेंगे 66, फिर 66 4 70 2 72 तो आना नहीं। ये 3 संख्या यानी 6 4 10, 5 1 6 6 12 36 18 180, ठीक है। 6 6 12 5 17 और 1 18 और इसका एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा 60। औसत की बात कर रहा है। फिर 10 और 45 के बीच जो संख्या जो कि अभाज्य है उनके औसत, अब उनका औसत क्या हो जाएगा 11 13 17 19 21 23 23 29 फिर 31
37, 41, 43, उसके बाद नहीं हो पाएगा, 45 तक के अंदर आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया नंबर। और इसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 21 नहीं होगा साथियों, क्योंकि वह 3 और 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया। आप इस सभी को ऐड करेंगे तो कुल मिला के आपका 264 आएगा। और नंबर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 26.4। अब 60 में से 26.4 को अगर आप माइनस करते हैं तो 33.6 आता है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बी में आपका 33.6 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। एक बर्तन जिसमें 64 लीटर अल्कोहल है, उससे 8 लीटर निकाल दिया जाता है और फिर इतनी ही मात्रा में जल मिला दिया जाता है और यह क्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो बर्तन में अब कितना अल्कोहल लीटर में रह जाएगा? देखिए साथियों, यह आप समझेंगे प्रश्न आराम से तो समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, जबकि यह बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है। अब देखिए करते क्या है, इतना सॉल्व करेंगे तो समय तो बहुत निकलेगा, फिर भी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। होता क्या है कि 64 लीटर अल्कोहल है साथियों, ठीक है, 64 लीटर अल्कोहल है आपके पास। फिर क्या कह रहा है? उसमें से 8 लीटर निकाल दिया जाता है। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं है, टोटल का टोटल ये अल्कोहल है, तो 8 लीटर निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा? 5, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 56 क्या हो जाएगा साथियों? इसमें से अल्कोहल 8 लीटर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और क्या किया जाएगा? पानी मिला दिया जाएगा। कितना? 8 लीटर, उतना ही पानी निकाल दिया जाएगा। तो अभी यह रेशियो बन जाएगा। अभी यह मिक्सचर जो है 64 लीटर का तो है, लेकिन उस मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर का अनुपात हो गया 8 सत्ते 56 और 1, यानी 7:1 का यह रेशियो हो जाएगा। ऐसे समझना पड़ेगा आपको। अब क्या कह रहा है कि फिर क्या करेंगे? फिर इतनी ही मात्रा में जल मिला दिया जाता है, यानी 8 लीटर मिला देते हैं, और इस क्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। इसको काउंट नहीं करते हुए 2 बार इस प्रक्रिया को और दोहराएंगे। तो अब क्या करेंगे कि फिर 8 लीटर उसमें से निकाल लिया जाएगा। तो क्या 8 लीटर में आठों का आठों अल्कोहल निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि 7:1 अनुपात। अब तो उसमें जल भी मिल चुका है, तो क्या निकलेगा? एक यही बताएंगे, फिर उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। अब देखिए 8 लीटर वो निकालने जा रहा है, ठीक है। तो 8 लीटर में अल्कोहल कितना निकलेगा? तो यह अल्कोहल निकलेगा 7/8 के अनुपात में निकलेगा, ठीक है। टोटल कितना निकालेगा? 8। अल्कोहल कुल रेशियो 7 और 1 अनुपात हो गया ना, फिलहाल जो टोटल मिक्सचर बना हुआ उसमें से अब निकालेगा तो वह 7 निकलेगा अल्कोहल, कितना में? टोटल 8 में। और टोटल निकाल वो कितना रहा है? 8 लीटर निकाला है, यानी कि 8 में से 8 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो निकालेगा वो 8 लीटर, उसमें से अल्कोहल कितना निकलेगा? तो अल्कोहल निकलेगा साथियों 7 लीटर। तो अभी तो 56 लीटर आपका शुद्ध अल्कोहल है, उसमें से 7 लीटर अल्कोहल निकलेगा, तो क्या बच जाएगा? 49 लीटर आपका शुद्ध अल्कोहल हो जाएगा। और उसी में बात किया जाए पानी की, ठीक है, तो पानी क्या निकलेगा? पानी तो 1 लीटर निकलेगा ना, तो पहले पानी कितना हुआ था? 8, अब क्या हो जाएगा? 9। पहले क्या हुआ करता था? 8 लीटर पानी हुआ करता था, अब उसमें से भी 1 लीटर पानी भी निकला है ना, 7 लीटर इसमें से अल्कोहल अगर निकला है तो 1 लीटर पानी निकला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है, यह 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा 8 लीटर में से। और फिर क्या कह रहा है इसमें? फिर क्या करेगा? फिर मिला देगा 8 लीटर। आप समझ रहे हैं? इसी रेशियो में फिर से आपको मिलाना पड़ेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 42.7/8। 42.7/8 आ जाएगा। आप प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपका एक अलग से सिर्फ मैथ का वीडियो बनाऊंगा। सेट के दौरान मैथ बताने में समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो उसमें जीएस का सेक्शन थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो मैथ के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि एक वर्ग की भुजा को, है ना, 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब वर्ग का क्षेत्रफल
कितना गुना हो जाता है। तो साथियों जब 4 गुना बढ़ा देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह 25 गुना हो जाएगा। यह रट्टा नहीं मारना है, यह आपको सॉल्व करना है। अब कैसे, एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं x है, ठीक है, तो x स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। अब क्या करना है कि अब क्या करें, 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो अब क्या हो जाएगा, x है तो 4x हो जाएगा। अब उसका फॉर्मूला आप निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 4x स्क्वायर। अब देखिए वृद्धि कितना का हुआ, आप डिफरेंस करिएगा तो कितना गुना हो जाएगा, आप खुद डिवाइड करेंगे तो वह 25 गुना हो जाएगा। प्रश्न 72 में कह रहा है कि इमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है, इमिसला दर्रा। 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 74 में कह रहा है कि विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। विभाजन की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, तो यह प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज एक अवस्था होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली समाप्त हो जाती है। प्रश्न 75 में कह रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, क्या है के लिए बढ़ता है, तो यह लेटरल मेलिस, यह आपका मेरिस्टेम होता है, इसमें एक तत्व होता है जिसके कारण जो है पौधे का तना या जड़ का एक घेरा बढ़ता है, विकसित होता है, जिसके कारण लेटरल मेरिस्टेम के कारण। प्रश्न संख्या 76 पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या दे रखा है, प्लेग दे रखा है, एड्स, गंजापन और फाइलेरिया किसके कारण क्या होता है, तो साथियों ये जो गंजापन होता है वो कवक के कारण होता है। सी का 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर एक आपका सही से याद है तो बन जाएगा। फिर भी चलिए सॉल्व करते हैं। बात किया जाए प्लेग की, तो प्लेग जो है वह जीवाणु के कारण फैलता है, एड्स जो है वो विषाणु के कारण फैलता है, गंजापन कवक के कारण और मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। जीन के भीतर जो यह अनुक्रम आधार परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 78 में कह रहा है कि बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, तो यह जो है एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है, बीटी, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 में कह रहा है कि जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है, तो वह जो गाढ़ा पीला जो दूध होता है उसके माध्यम से IgA उसे प्राप्त होता है, जो कि उसके विकास के लिए, बौद्धिक स्तर के विकास के लिए, शारीरिक स्तर के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रश्न 80 में कह रहा है कि भारत को किस वर्ष वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था, तो 2012 में भारत जो है वह पोलियोग्रस्त देशों की सूची जो लिस्ट थी उसमें से बाहर हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 81 में कह रहा है किस हार्मोन के अल्प स्राव के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है। कम स्राव होता है किस हार्मोन का, जिसके कारण मूत्र क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो वो है वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसके कारण क्या होगा, देखिए रक्त और यूरिन और ब्लड की बात कर रहा है, तो रक्त क्या हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, मूत्र पतला हो जा रहा है, यूरिन, तो आप याद रखेंगे वैसोप्रेसिन हार्मोन। 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अस्थायी परिवार नियोजन की विधि क्या है। अब देखिए ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी की बात किया जाए तो यह महिलाओं में होती है और वेसेक्टोमी की बात किया जाए तो यह पुरुषों में होती है, ठीक है। तो ये सब एक परिवार नियोजन की विधि है, साथ साथ कॉपर टी भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ रही है परिवार अस्थाई, अस्थाई की बात नहीं की। अगर ट्यूबेक्टोमी होती है और वेसेक्टोमी होती है, नसबंदी होती है ये, तो इसके माध्यम से अस्थाई रूप से हो जाता है, ठीक है, और यह अस्थाई प्रक्रिया होती है परिवार नियोजन की। लेकिन कॉपर टी अस्थाई प्रक्रिया नहीं है, यह एक अस्थाई प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 की बात करें तो निम्नलिखित युग्मों में विचार करना है, इसमें से कौन सा जो है उस पर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की थी। इसमें से बुद्ध के देवतारोपण, बोधिसत्व पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान कौन सा था, वो महायान की बौद्ध मत की ये थी। तो यह जो है आपका बुद्ध में देवत्वरोपण, हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बटा था। तो जो महायान था उन्हें देवता के रूप में मानता था, बोधिसत्व यानी बोधि के सत्य मार्ग पर जो चलना है ये भी उसमें सम्मिलित था, मूर्ति उपासना था, अनुसंधान की बात की जाए तो यहाँ पे सारे के सारे सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उसे सर्व महात्माएं के नाम से जाना जाता है। किसे? गुप्तचर के जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उन्हें सर्व महात्माएं के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 85 की बात करें तो प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ था? तो इनका उद्भव जो हुआ था यानी कि इनका विकास, तो यह उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 में कह रहा है कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत को मुंजवत के नाम से जाना जाता है और कई मंत्रोच्चारण में की जगह पर भी यह मुंजवत यूज किया गया है। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। प्रश्न संख्या 87 में कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे। तो यह जो फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक है उसे श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 89 में कह रहा है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो उस समय महाजनों के द्वारा क्या की थी? ऋण जो दिया जाता था उस पर लगान यानी कि ब्याज की दर जो है उसका बढ़ा देना यानी कि ऊंची हो गया था। ऑप्शन कहाँ पे ऐसा दे रखा है? ऑप्शन बी में कह रहा है कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि साराबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो यह चित्तरंजन दास के नेतृत्व में साराबंदी परियोजना 1922 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 91 में कह रहा है कि किसका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो यह आप पढ़ रहे होंगे, यह अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया था जिसमें लॉर्ड मैकाले ने यह एक स्टेटमेंट दिया था कि कंपनी एक असंगति है और यहाँ पे यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सारे के सारे चीज़ असंगत है, सब कुछ असंगत है। यह लॉर्ड मैकाले ने दिया था। प्रश्न संख्या 92 में कह रहा है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो यह पुस्तक जो है उन्होंने अहमदनगर फोर्ट जेल से लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 93 की बात की जाए तो 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। कुल मिला के साथियों 100 प्रश्न है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और हमें कुल मिला के ज्ञान बिंदु की अगर बात किया जाए तो हमें 80 सेट को कंप्लीट करना है और यह शुरुआती सेट आरंभिक चरण है जिसमें से ज्ञान बिंदु का यह दूसरा नंबरिंग सेट है। तो यह श्रृंखला लंबी चलेगी। आप इस पे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही नंबर 1 दरोगा का टेस्ट सीरीज होता है ज्ञान बिंदु, जैसा कि आप सारे के सारे अभ्यर्थी जानते होंगे। प्रश्न संख्या 94 में क्या कह रहा है? अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? रामायण को फारसी में कन्वर्ट किया था बदायूनी ने यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय शुरू हुआ था? तो पिंडारी की नियुक्ति जो थी वो मराठा सेना में बाजीराव वन के कार्यकाल के दौरान यानी बाजीराव वन का जब काल था, शासन था, उस समय यह व्यवस्था शुरू हुई थी। 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह शाहजहां ने करवाया था मोती महल का निर्माण। 97 नंबर में प्रश्न में कह रहा है कि तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो यह अब्बास खां शेरवानी की रचना है जिसे तोहफा ए अकबर शाही के नाम से जाना जाता है। 98 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एस्प्रिन है, आखिर एस्प्रिन है क्या? तो एस्प्रिन जो है वह है ज्वरनाशी और साथ ही साथ दर्द निवारक। ठीक है, दर्द निवारक पेन रिलीफ। आप डिस्प्रिन खाइएगा तो उस पर भी एस्प्रिन रहता है उसमें केमिकल। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह ज्वरनाशी भी है और पेन रिलीफ है, दर्द निवारक है। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एजेंट ऑरेंज क्या है? यह जो एजेंट ऑरेंज है वह क्या है? तो साथियों अगर एजेंट ऑरेंज की बात की जाए तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन का नाम है। ठीक है, खरपतवार रसायन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेट नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100। किस सभ्यता के शासक
फराव कहलाते हैं। यानी कौन सी सभ्यता थी जहाँ के शासक को फराव के नाम से जाना जाता था? तो यह मिस्र की सभ्यता थी, जिसके शासक को लोग उस प्राचीन इतिहास में उस समय फराव के नाम से पुकारा जाता था उन्हें, या संबोधित किया जाता था। अगर आप साथियों इस टेस्ट का कंप्लीट डिस्कशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैथ के जितने भी प्रश्न हो उन सारे के सारे मैथ के प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाए, तो आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपके मैथ का एक अलग से कंटेंट, क्योंकि जीएस के दौरान डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो मैथ का इसमें जितने भी मैथ के प्रश्न आएंगे उसका एक कंप्लीट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का एक आपका सेपरेट वीडियो लॉन्च किया जाएगा, और नहीं तो 45 मिनट का वीडियो बना के जितने भी मैथ के प्रश्न आएंगे उसको इसमें कवर कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपकी दरोगा की तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। थैंक यू सो मच।